नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। योगी सरकार 2.0 में 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया गया है। योगी सरकार के मंत्री इसे सार्वजनिक करेंगे और योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल के 100 दिनों के कामकाज का एजेंडा तय कर दिया गया और विभागों के स्तर पर अलग अलग कार्य योजना बनाकर 100 दिनों के काम करने की तैयारी की गई है। सभी विभागों के एजेंडे तय किए गए हैं। अब सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री अपने अपने विभागों की जानकारी और 100 दिनों के कामकाज का क्या एजेंडा होगा, कौन कौन सी योजना है 100 दिनों में पूरा करना है या कौन से बड़े काम 100 दिन में किए जाने हैं, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है आपकी कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की तरफ से सभी विभागों से मिली जानकारी के बाद सबको प्रस्ताव बनाकर शामिल कर लिया गया है और उन सभी विभागों के कामकाज की जानकारी मंत्रियों के स्तर से दी जाएगी कि 100 दिनों में विभागीय स्तर पर कौन कौन से बड़े टास्क निर्धारित किए गए हैं और क्या काम करना है। यानी कि 100 दिन का एजेंडा है, मंत्रियों की कठिन परीक्षा है। अब इस कठिन परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, यह देखना होगा क्योंकि 2024 का लक्ष्य भी सामने है और उससे पहले सरकार कोशिश ये कर रही है कि बड़े एजेंडों के साथ लोगों के बीच में जा सके। 100 दिन के कामकाज को लोगों के भीतर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया भी जा सके। 100 दिन जब पूरे हों तो उसके बाद यह दिखाया जा सके कि 100 दिनों में सरकार के काम की रफ्तार कितनी तेज है और कोरोना के बाद से सरकार जिस भूमिका में नजर आ रही है, एक बार फिर से जब वापस से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है तो लगातार जनहित में काम कर रही है। क्या वो बड़े एजेंडे होंगे जिन पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा? क्या वो बड़े काम होंगे जो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग विभागों के जरिए लोगों के हित में किए जाएंगे? इस कार्यकाल की कौन सी बड़ी योजना होगी जो कि सीधे जनता को अपने साथ जोड़ करके रखेगी? क्योंकि इससे पहले चुनाव के दौरान भी देखा गया था एक बड़ा वर्ग यानी कि लाभार्थी वर्ग जिसने सरकार का या कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, अब क्या एक बार फिर से उसी लाभार्थी वर्ग को अपने साथ जोड़ करके रखने की एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है और इसीलिए 100 दिन का लक्ष्य फिलहाल दिया गया है। तो अगले 100 दिन क्या करेंगे ये मंत्री को बताना होगा और मंत्री ये बताएंगे कि आने वाले 100 दिनों के अंदर क्या उनको काम करना है, किस बड़े प्रोजेक्ट पर उनको कदम उठाने हैं, कितना प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके विभाग की तरफ से सामने आई है और साथ ही साथ उनके काम से क्या वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतुष्ट हैं, कितने नंबर मिलेंगे, इन्हीं सभी चीजों को लेकर के सवाल हैं। जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियांक पांडे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और शुरुआत में प्रियांक पांडे, क्योंकि बड़ा सवाल तो यह बना हुआ है कि 100 दिन का लक्ष्य है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। काम ही आपका सर्वोपरि होना चाहिए। काम अगर नहीं होगा तो उसी आधार पर विभागों को लेकर के पूरी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी दिखाई जाएगी। अब इस 100 दिन के लक्ष्य को एक बड़े एजेंडे के तौर पर भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। मंत्रियों के लिए कठिन परीक्षा है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से सिर्फ एक लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसको लेकर पिछले कार्यकाल में जो रूपरेखा तय की गई थी उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस बार 100 दिन का एक कठोर लक्ष्य रखा है जिसमें पंच के बैठे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की हर चीजें पहुंच सके, उसका एक लक्ष्य तय किया है। और इसमें सभी हर सेक्टर को उन्होंने टच किया है और उसका एक लक्ष्य बनाकर काम निर्धारित किया हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, हर एक दिशा में उन्होंने ये एक लक्ष्य तय किया है। और उस लक्ष्य को अचीव करके छोटे छोटे लक्ष्यों से हमें उत्तर प्रदेश को जीडीपी में देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश को विकास में और हर दिशा में, हर क्षेत्र में भारत का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कार्य करना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इन सभी कार्यों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री जी हर जिलों में जाकर करेंगे और अभी इसकी रिव्यू मीटिंग पुनः होने वाली है और इस पर गंभीरता से हमारे सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने खाता एजेंडा खींचकर उस पर कार्य करने में तत्परता
ठीक है, तत्परता के साथ आप कह रहे हैं कि काम करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन 100 दिनों का ये टारगेट है, लक्ष्य इसमें बड़ा है। अशोक यादव जी, इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार तो कोशिश कर रही है, आप भी यही चाहेंगे विपक्ष के तौर पर कि जनता के काम होने चाहिए असल मायने में, सरकार की नीति चाहे कोई भी हो, जनता के हित के काम होने चाहिए। सार्थक सकारात्मक राजनीति करता वो यही चाहता समाज का विकास हो, हाँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी वो सब देखेगी, झेलेगी। हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। हाँ अशोक जी बताइए। हाँ, आवाज में देखा। हेलो अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल अशोक जी, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए मैं वापस लौटता हूं, मेरी मैं वापस लौटता हूं, जरा टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ, उसको दुरुस्त कर लेते हैं। चंद्रेश कुमार सिंह, हाँ चंद्रेश कुमार सिंह को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। चंद्रेश कुमार सिंह, अब ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और इस बार के कार्यकाल में आपको लगता है कि बड़ी चीजें, क्योंकि आप लगातार महंगाई को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, चाहे विपक्षी खेमा है वो बार बार महंगाई को लेकर के संकट बता रहा है, दूसरा बड़ा विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन को लेकर के माना जा रहा है, शिक्षा की स्थिति जो आज है उसमें सुधार लाने के लिए कोशिशें होनी चाहिए, ये बार बार मांग उठती रही है। इस बार के कार्यकाल में इन 5 साल के अंदर क्या बड़े काम जो कि विपक्ष के तौर पर विपक्षी खेमा, कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता क्या चाहते हैं, जो बड़ा काम सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि एमएलसी चुनाव में लोकतंत्र की हत्या किया जाना 100 दिन के एजेंडे में शामिल था या नहीं था। अभी इन्होंने बिजली जो उत्पादन केंद्र है वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है, वहां के विद्यालयों को निजी हाथ में ये बेचने जा रहे हैं, ये मीडिया का रिपोर्ट है। पिछले 5 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश को गरीबी में नंबर 1 पर बना दिया। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि सियरा हुए हर रंग बदल ले बा। तो इनका क्रियाकलाप और चाल चरित्र उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल देखा है। 5 साल तो ये कुछ नहीं कर पाए, 100 दिन में ये क्या करेंगे? पहला काम इतनी बेचैनी क्यों है? सत्ता में बेचैनी ज्यादा होती है क्या? सत्ता में बेचैनी ज्यादा होती है क्या? क्यों बेचैनी है? सुन लीजिए। और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहुत बहुत आप चुनाव जीते हैं, सुन लीजिए। इसीलिए 70 साल इस देश की जनता आपको सत्ता से बाहर रखी, इसीलिए 70 साल जनता देश की सत्ता से बाहर रखी, इसीलिए देश की जनता 70 साल भाजपा और आरएसएस के सर पे जूता मारती रही, इसी बदतमीजी के लिए। और यही नहीं एक मिनट प्रियंक पांडे जी, अशोक यादव जी, ठीक है प्रियंक जी, एक मिनट जरा सुनिए ना, पहले एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इनको ही बोलने दीजिए। अशोक यादव जी एक मिनट, पूरी बात मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र अभी भी नहीं खुले हैं, किसानों को गेहूं बेचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। योगी सरकार अपने 100 दिन के एजेंडे में पहला काम गेहूं, किसानों की गेहूं की खरीदारी कराने का काम करे, जिस पर सरकार का रवैया बिल्कुल निराशाजनक है। तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश में रोजगार की एक बड़ी समस्या है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से नौजवानों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है। केवल संगठित क्षेत्र में नहीं, असंगठित क्षेत्र में भी बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार की अनियमितताओं के कारण या गलत नीतियों के कारण आज महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी अपने चरम पर है। 100 दिन के एजेंडे में पहला काम रोजगार पर ध्यान दें और दूसरा काम किसानों का गेहूं क्रय केंद्र खोलकर खरीदने का काम करें। ठीक है, मैं जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं। प्रियंक पांडे जी, अब ये तो बता दीजिए कि प्राथमिकता आपकी क्या है? विपक्षी खेमे ने बताया है, कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर बता रहे हैं कि प्राथमिकता इन विषयों पर होनी चाहिए, किसानों को परेशानियां जो हो रही हैं वो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर दूर होनी चाहिए, रोजगार को लेकर के जो आज स्थिति है, कम से कम बेरोजगारी की जो स्थिति है उसको दूर करते हुए रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, खास करके युवाओं को। इस पर प्राथमिकता के साथ क्या इस कार्यकाल के अंदर काम करने की कोशिश है? तो वीरेंद्र जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है, आप बताइए आप क्या करेंगे? उन्होंने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है, आप बताइए आप क्या करना है? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, भूमिका बनाकर देश प्रदेश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि 70 साल इस देश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर क्यों रखा, अब ये बात हमको समझ में आ रही है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। चिंता न करो,
अमेठी हार गए और रायबरेली का नाम अरे भाई ये डिबेट बिगाड़ी है मैच। अच्छा ठीक है, एक मिनट अशोक जी और चंद्र जी, एक मिनट एक एक करके एक जनता ने आपको आपकी सही जगह दिखा दी है, और जो चुनाव के समय आप जाते हो टूरिज्म करने, इसीलिए जनता आज आपको वहां बैठाई है कि विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभाने का मौका दे रही। आप ये समझ लीजिए शुभेंद्र जी कि पिछले ही कार्यकाल में कृषि सेक्टर में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, आज तक कई दशकों में उतना किसी सरकार ने गरीबी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, बेरोजगारी में नंबर 1 पर, महंगाई चरम पर, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, भूखमरी के कारण 5 साल के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बाल मृत्यु दर देश के अंदर बढ़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 5 साल में कर दिया, 5 साल में कर दिया, किया कुछ नहीं, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सारे विद्यालयों को बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी आप सुधरने का प्रयास नहीं कर रहे हो। जनता इसीलिए आज अच्छा एक सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा एक मिनट जरा सुनिए ना, चंद्रेश कुमार सिंह, चंद्रेश जी आपने किसान को लेकर के विषय उठाया है। चंद्रेश जी सुनिए एक मिनट जरा, प्रियंक पांडे जी एक मिनट जरा सुनिए। चंद्रेश कुमार सिंह, आपने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर किसानों के लिए काम होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार का जो नए सृजन है वो होने चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई सरकार बनती थी सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता के साथ यही सवाल उठता था, लेकिन आपने वो छोड़ दिया। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है? मैं बता रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर का मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं, क्योंकि एमएलसी चुनाव में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद करना ये बेईमानी होगा। अच्छा ठीक है, प्रियंक पांडे ऑर्डर का क्या पालन करें? ठीक है, प्रियंक पांडे जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद अशोक यादव जी आपके पास। अभी देवरिया से खबर आया है कि विपक्षी दल के एजेंटों को, ठीक है, अब जरा जवाब सुन लेते हैं सर, जवाब सुन लेते हैं। प्रियंक पांडे जवाब दीजिए। आप पूरी तरह जनता के सामने आपका चेहरा सामने आ चुका है। इस पर भी अभी भी आप समझ लेने के लिए, सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। जनता ने आपको कहां पहुंचा दिया है। जनता के हित की बात करिए, जनता के लिए काम करिए, तब जनता आपको, आप चुनाव का रोना पीटना चले आए। अरे अभी आप विधानसभा चुनाव में कैसी भाई ये बता दो, विद्यालयों को निजीकरण करने का क्या मतलब है? बिजली उत्पादन केंद्रों में जो सरकारी विद्यालय संचालित हो रही है, उसको निजी हाथ में आप क्यों बेच रहे हैं? इसके पीछे सरकार का मंशा क्या है, एजेंडा क्या है? ये बता दो, जो विद्यालयों को बेचने का काम कर रहे हैं उनसे देश। चलिए अच्छा ठीक है, चंद्रेश जी और प्रियंक पांडे एक मिनट जरा, अशोक यादव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। एक मिनट चंद्रेश कुमार सिंह, एक एक करके बात रखिए ना सर, एक एक करके बात रखिए। एक मिनट जरा अशोक यादव जी को जोड़ रहा हूँ। अशोक यादव जी 100 दिन का एजेंडा है, मंत्रियों के लिए कठिन परीक्षा है। चंद्रेश कुमार सिंह ने बताया है कि किसानों को लेकर के एजेंडा होना चाहिए, प्राथमिकता के साथ किसानों की परेशानियों का हल होना चाहिए। प्रियंक पांडे जी एक मिनट जरा वापस लौटता हूं सर। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर के जो आज हालात हैं, ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। रोजगार मिलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा टाइम अशोक दीजिए यादव मुझे। छोटी डिबेट आपकी होती है। ये जो एक्चुअली इसका नाम मैंने बताया था बीजेपीपी, भारतीय जनता प्रोपेगेंडा पार्टी, ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। भाई हमारे चंद्रेश जी ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। मैं कहता हूं अगर इनकी नई सरकार बनी होती तो ये बातें अच्छी लगती। जो आदमी 5 साल लगातार शासन में रह के डबल इंजन की सरकार चला के केंद्र की ताकत के साथ जब प्रदेश को बर्बाद कर सकता है, किसानों को तबाह कर सकता है, रोजगार नहीं दे सकता है, उद्योग नहीं लगा सकता है, 15 करोड़ गरीब बना सकता है, तो इनसे कोई आशा नहीं है। भाई आप देखिए 5 साल मिले, केंद्र की ताकत इनके साथ थी, फिर भी प्रदेश के अंदर क्या हालात बने। मैं तो जमीन पे रहता हूं, आप देखिए किसान कितनी मेहनत से पैदा करता है। हमारा धान बिका था 1300 की लागत था और 1100 बिका था। आज जाके देख लीजिए, किसान गर्मी में किसान काट के आता है और 2-2 दिन पड़ा रहता है, उसके बाद भी उसका जो बहुत मेहनत का जो गेहूं होता है उसकी उचित कीमत नहीं मिलती है। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें ये क्या करेंगे? ये केवल ड्रामा करते हैं 100 दिन का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये केवल ड्रामा पहले भी करते थे, ये चंदा दरबार शुरू में लगाए थे। ये शुरुआती केवल बातें हैं, अंत का केवल कुछ नहीं है। इनका एजेंडा केवल ये है, जात धर्म को तोड़ो, जात धर्म को तोड़ दो और सत्ता हत्या लो। पूरे प्रदेश में जो माहौल बना दिया गया है, आपके जैसे आपने का ऑर्डर है,
लॉ ऑर्डर की बात करूं तो मैंने चुनाव खुद देखा है एमएससी का, शायद इनके एजेंडे में शामिल रहा होगा। चंद्रेश जी ने कहा कि एमएससी के सारे चुनाव जीतना ये सबसे पहले इनके एजेंडे में था। लोकतंत्र को खत्म करके, लोकतंत्र को मार के आप एमएलसी ज्यादा बना सकते हैं अपने, लेकिन अपने किसानों को देखिए, शिक्षा मित्रों को देखिए, बेरोजगारी देखिए, पुरानी पेंशन बहाली करिए, कुछ ऐसा करिए, अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल बनाइए। 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और न कोई हमें इनसे उम्मीद है। और ये क्या करेंगे, 100 दिन भी देख लेंगे, ठीक है, 100 दिन होने पर भी बैठ लेंगे। एक सवाल और जोड़िए कि सरकारी विद्यालयों को बेचने के पीछे क्या एजेंडा है। चलिए ठीक है, जरा जवाब अनपरा इन्होंने का बहुत डायरेक्टर ने ये मैसेज दिया है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, हाँ। कि जो विद्युत उत्पादन केंद्रों पर विद्यालय संचालित हो रही थी उनको प्राइवेट हाथ में योगी सरकार देने जा रही है। फ्रैंक और ये पांडे जी। ऑथराइज्ड मैसेज है। वो इसके सब कुछ पीछे प्राइवेट भाजपा कर रहे की हैं। फ्रैंक पांडे जी, रणनीति जवाब क्या है? दीजिए। ये सब कुछ ठीक है, प्राइवेट दे फ्रैंक रहे पांडे हैं। जी। बड़े ये बड़े 100 दिन आदमियों के के हाथ एजेंडे में में दे रहे है। हैं। फ्रैंक पांडे जी, प्राथमिकता के साथ क्या काम होगा? ये जवाब। शुभेंद्र जी, हम्म, लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती यह है कि उसकी परीक्षा हर 5 साल में एक बार होती है। और अभी हम सब परीक्षा दे के ही फिर से लोकतंत्र की परीक्षा को पास करके जनता पुनः की आंखों में धूल जनार्दन झोंक की गया। जनार्दन, अरे जनता की आंखों में छल धूल, फरेब, आपने क्यों झूठ, सच्चाई नहीं बताई जनता छल को? फरेब, जनता झूठ ने के आपको बल पर जनता सरकार को बनाने वाले। रखा है। झूठ, छल, फरेब, झूठों बातों से सरकार बनाने वाले आप हैं। ये 5 साल बहुत बेहतर काम नहीं किया आपने। जनता को छल फरेब से, जनता को जात धर्म में बांट के, जनता को जात धर्म में बांट के सरकार बना लिया आपने। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। कोई प्रदेश को बहुत बड़ा नहीं बना दिया है। इस प्रदेश को सबसे बड़ा गरीब प्रदेश बना दिया है, सबसे बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। जहाँ पर किसान आत्महत्या करते हैं ऐसा प्रदेश बना दिया आपने। छल फरेब के नाम से आप कहते हैं क्या 5 साल की परीक्षा देंगे आप? शरण देने वाले आप लोग। आप बात करते हैं जनता की सुधारने की, एक भी महिमा मंडन करने वाले। एक भी अच्छा छोड़ दीजिए ना अशोक यादव जी, एक मिनट जरा पहले जवाब तो सुन लीजिए, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। प्रियंक पांडे, एक मिनट जरा, चंद्रेश जी एक मिनट जरा, आपने सवाल कर दिया, एक मिनट जरा जवाब सुनिए। प्रियंक पांडे जी, प्रियंक पांडे जी, जरा टू द पॉइंट आपसे सीधा सवाल है। अब ये बड़ा एजेंडे के तौर पर क्या काम किया जाएगा? 100 दिन का लक्ष्य है, पहले क्या किया, कैसे आपको जीत मिल गई, वो सारी चीजें अलग है। जनता ने आपको मैंडेट दिया, आपको चुन करके भेजा है, अब आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं। अब प्राथमिकता के साथ आप कह रहे हैं ना कि 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन के एजेंडे में क्या शामिल है? शुभेंद्र जी, विपक्ष का काम ही यही है, इनका काम ही यही है कि ये सकारात्मक चर्चा होने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने आप का अच्छे काम करिए। हमने तो आपसे पूछा कि स्कूलों को क्यों बेच रहे हो भाई, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में क्यों बेच रहे हो? किसानों आप को बता दो ना, आप बता दी, दो। महंगाई आप बढ़ा दी, जवाब तो दे नहीं पा अच्छे रहे काम हैं, है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं, एक करके सर, एक करके। चंद्रेश जी, एक मिनट जरा, आपने सवाल कर लिया ना, मैं बोल तो रहा हूं ना, आप पहले जवाब तो सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए। अशोक यादव जी, आप भी एक मिनट। आता है तो टीवी पर मत बैठिए। चंद्रेश कुमार जी, एक मिनट जरा। जवाब प्रियंक पांडे जी, जवाब दीजिए सर। तुलना में कितने बदल चुके। लेकिन शुभेंद्र जी देख लीजिए, ये एक भी जवाब नहीं देने देंगे। ये सिर्फ क्या करेंगे, कोई आप पे जवाब है ही नहीं है, जवाब नहीं है। नहीं, आप भी टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना सर। प्रियंक पांडे जी, जवाब जवाब दीजिए। आपको आता ही नहीं। जवाब है, आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है, इसीलिए तो बीच में ये आपने- नागपुरिया जो संतरा है ना, ये जो नागपुरिया संतरा है ना, उसमें उलूल जुलूल बातें ही रहती हैं, उसमें उलूल जुलूल बातों का रस बिल्कुल भरा सही कहा। रहता है। नागपुरिया संतरा की ये विशेषता है, ये खूबी है। हमने पूछा कि सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट हाथ में क्यों बेच रहे हो, उसका गेहूं जवाब नहीं क्रय इनके पास। केंद्रों पर आप काम क्यों उनका नहीं जवाब कर नहीं है रहे इनके हो? पास। इन दोनों सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए। मैंने 2 ही सवाल पूछा ना, सरकारी विद्यालयों को क्यों बेच रहे हो आप? अच्छा ठीक है, जरा और गेहूं सुन लेते क्रय हैं। केंद्र क्यों प्रियंक नहीं पांडे जी, खोल रहे सीधा हो? आपके पास जवाब है ना, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक मिनट जवाब दीजिए राहुल सर। गांधी कहाँ है, जरा बताइए तो। अरे आप चंद्रेश सिंह से निपट लीजिए, तब राहुल गांधी के पास जाइएगा। आपकी हैसियत राहुल गांधी के पास जाने नहीं, की पर्सनल है। कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, चंद्रेश जी, पर्सनल कमेंट आप नहीं, चंद्रेश सिंह से निपट लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी के पास जाइएगा। पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं सर, पर्सनल और कमेंट कह बिल्कुल भी दीजिए नहीं। अपने योगी जी को और मोदी जी को कि चंद्रेश सिंह के साथ डिबेट पर बैठ जाए और 5 मिनट डिबेट पर टिक जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं ठीक है सर, पॉइंट पर रहेंगे। एक मिनट जरा, एक मिनट चंद्रेश कुमार जी, ठीक है, हाँ ठीक है। प्रियंक पांडे जी जवाब दीजिए सर। ये स्कूलों के निजीकरण को लेकर के शिकायत बार बार है, दूसरी तरफ 100 दिन का एजेंडा क्या है, बताइए ना। 100 दिन का एजेंडा मैंने शुभेंद्र जी पहले ही बताया
कि 10 स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन पर सर एक बार सुन तो लीजिए, फिर आप कहेंगे कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप पहले सुन तो लीजिए एक बार, चंद्र जी एक बार सुनिए जरा। प्राइवेटाइजेशन पर पहले बोलिए, स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन पर पहले बोलिए। नहीं, आपको सिर्फ सवाल ही करना है सर। चंद्र जी एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुनिए तो सही। सुनिए एक बार सुन तो लीजिए, सुनिए प्रियंक पांडे जी जवाब दीजिए। स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन पर सवाल पूछा गया है, उस पर जवाब दीजिए। स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन पर सवाल पूछा गया, उस पर जवाब दीजिए। डिबेट नहीं चलेगा ऐसे, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप जो समझ में आएगा वो बोलेंगे। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आपसे जो पूछा जा रहा है जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं, ये पूछ रहे हो जवाब दीजिए। यहाँ जवाब देने के लिए बैठे और सुनिए, घुटनों के बल झुका कर जवाब दूंगा आपसे। घुटनों के बल झुका कर जवाब दूंगा। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, झुका कर जवाब दूंगा। ये जनता की आवाज है, जवाब देना पड़ेगा। नहीं है, क्या जवाब देंगे? जवाब देना पड़ेगा। और जवाब नहीं है तो डिबेट छोड़कर भाग जाइए। नहीं एक मिनट जरा, एक मिनट चंद्र जी, आप लगातार सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल किया ना, आप जरा जवाब तो सुन लीजिए एक बारी, बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, एक बारी सुन तो लीजिए पहले उनको। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन सर सुन लिया उन्होंने, कई बार सुन लिया, आप जवाब तो देने दीजिए ना। एक मिनट जरा सुनिए आप। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप अपने सहयोगी के साथ, आप अपने साथी पूर्व गठबंधन के साथी के साथ जो बोल रहे हैं, जवाब सुनिए। जवाब सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं प्रियंक पांडे जी जवाब दीजिए ना, ठीक है। देखिए शुभेंद्र जी, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में हर सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पर जवाब दीजिए। स्कूलों के नहीं चंद्रेश कुमार जी एक बार जरा सुनिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। आपने सवाल कर लिया ना चंद्रेश कुमार सिंह जी, आपने सवाल किया है, जरा जवाब सुन लिया एक बार जरा सुनिए तो सही। सुनिए एक बारी, प्रियंक पांडे जी जवाब दीजिए। हाँ शुभेंद्र जी, मैं बात करने जैसे ही चलता हूं, मैं जवाब देता हूं, बीच में या तो आप इनका माइक बंद करें और मेरे जवाब सुने, फिर मैं नहीं वो नहीं बोलेंगे बीच में, बार बार बिल्कुल सवाल किया है जवाब सुनने के लिए ना। और पिछले आधे घंटे से जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं तो ये लोग बस यही रोना पीटना, और अभी भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के लिए काम करिए। हम सबको चलिए समय थोड़ा सा कम है, समय कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 100 दिन का एजेंडा तो तय कर दिया गया है। 100 दिन के एजेंडे में सरकार आखिर प्राथमिकता के साथ किन विषयों पर काम करेगी, और जब मंत्रियों का वर्क रिपोर्ट सामने आएगा तो कौन मंत्री पास होगा और कौन फेल, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी मंत्रियों की, ये सभी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेक करेंगे, देखेंगे और उसी के बाद असेसमेंट होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।